प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में सीएम शिवराज की पीएम मोदी के साथ मुलाकात होगी। इस मुलाकात में कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सीएम पीएम मोदी को वैक्सीनेशन और तीसरी लहर से बचाव के लिए उठाए कदमों की जानकारी देंगे। आपको हम ये बता दें कि सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वाले फॉर्मूले और कोरोना के खिलाफ उठाए कदमों की तारीफ केंद्र सरकार पहले ही कर चुका है। सीएम शिवराज ने कोरोना के खिलाफ तैयारियों और जनता की राहत के लिए 6 मंत्रिमंडलीय समिति भी बनाई है, जिसकी तारीफ बीना में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कर गए थे। जाहिर है इस मुलाकात में सीएम शिवराज अपने अनुभवों को साझा करेंगे, जिसके बाद दूसरे प्रदेश भी इसे लागू कर सकते हैं। तो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे आज सीएम शिवराज और इस दौरान कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोरोना के खिलाफ जिस तरह के कदम शिवराज सरकार की तरफ से उठाए गए और साथ ही सीएम शिवराज ने कोरोना के खिलाफ तैयारियां और जनता की राहत के लिए 6 मंत्रिमंडलीय समिति भी बनाई है, जिसकी तारीफ पहले भी कई केंद्रीय मंत्री कर चुके हैं। अब ऐसे में इस मुलाकात में सीएम शिवराज अपने अनुभवों को साझा करेंगे पीएम मोदी के साथ, जिसे बाद में दूसरे प्रदेश में भी लागू किया जा सकता है। तो काफी अहम माना जा रहा है सीएम शिवराज का ये दिल्ली दौरा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ गए हैं लाइव। प्रमोद, सीएम शिवराज आज दिल्ली जाने वाले हैं, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात वो करेंगे। कितना अहम माने उनका हम ये दौरा? देखिए, बेहद अहम महत्वपूर्ण ये दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रहने वाला है। कई राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर, उसकी पूरी रिपोर्ट देखिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपेंगे और ये भी बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है वो घटी है, लोगों को रोजगार मिला है कोरोना संकट के बीच में। और पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी, उससे ये बात साफ जाहिर होती है। और इसके साथ साथ कई और राजनीतिक अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। देखिए, मध्य प्रदेश में यदि हम कहें तो कैबिनेट मंत्री के भी जो उपचुनाव में हार गए थे वो अभी स्थान खाली है, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित किया गया, एक समय कोरोना का कहर बरप रहा था और जिस तरीके से फिर जो गाइडलाइन के जरिए शिवराज सिंह चौहान ने लगातार काम करके कोरोना को कंट्रोल किया, वो पूरा एक रोड मैप पीएम के सामने रखेंगे और पूरी कार्य प्रणाली आज ये बेहद महत्वपूर्ण बात बिल्कुल। और इसीलिए महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है कोरोना के खिलाफ जिस तरह से कदम सीएम शिवराज ने उठाए, उनको लेकर भी अनुभव अपने साझा कर सकते हैं सीएम शिवराज पीएम मोदी के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कोरोना पर काबू करने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने में जुट गई है। शिवराज सरकार ने प्रदेश की जनता को और राहत देते हुए अनलॉक के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब प्रदेश में जिम और शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगे। जिम और फिटनेस सेंटर 50% क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं होटल और रेस्टोरेंट में भी 50% ग्राहकों को बैठने की इजाजत दे दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल को खोलने की अभी अनुमति नहीं दी गई है। वहीं धार्मिक स्थलों में भी अब 6 लोग एक साथ एंट्री कर सकेंगे। शादी समारोह में अब दोनों पक्षों के 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सूची जिला प्रशासन को देनी होगी। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा, जबकि रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन जारी रहेगा। नई गाइडलाइंस पूरे प्रदेश में आज से लागू हो जाएंगी। तो एमपी में अनलॉक 2 के तहत नई छूट दी गई है, जिसको देखते हुए नई गाइडलाइंस राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई हैं। प्रमोद, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, जिस तरह से अब धीरे धीरे कोरोना के केसेस मध्य प्रदेश के अंदर कम हो रहे हैं, उसको देखते हुए शिवराज सरकार ने फिर से लोगों को छूट दी है। अनलॉक 2 की बात की जाए, नई गाइडलाइंस जारी की गई है, क्या अपडेट है? देखिए, राहत भले ही दी गई हो, लेकिन अभी जो संकट है वो टला नहीं है। इसलिए इस जो गाइडलाइन जारी की गई, इसमें साफ जिक्र किया गया है, नो मास्क नो मूवमेंट। बिना मास्क के यदि कोई घूमेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, क्या क्या बंद रहेगा, क्या क्या खुला रहेगा, एक बार नजर डाल लेते हैं।
तमाम जो स्कूल हैं, कोचिंग है, वो उन पर पाबंदी जारी रहेगी। राजनीतिक, सामाजिक या फिर कोई भी सभाओं पर भी अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा छोटे और बड़े जो औद्योगिक संगठन है वो पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। तमाम जो मजदूर हैं, लेबर है, वो पूरी क्षमता से अब अपने काम पर जा सकेंगे। इसके अलावा जो जिम फिटनेस सेंटर है वो 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो मंदिर हालांकि पहले ही खोल दिए गए थे, लेकिन अब जो भक्त हैं उनके प्रवेश की अनुमति ज़्यादा संख्या कर दी गई। 6 व्यक्ति एक साथ मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। राहत भरी खबर उनके लिए है जो इस समय जिनके घरों में शादियां हो रही हैं। अब दोनों पक्ष, वर और वधू पक्ष के 50 लोग इकट्ठा हो सकेंगे। हालांकि पूरी नाम की सूची जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। अंतिम संस्कार में अभी तक वही पाबंदी रहेगी, 10 व्यक्तियों के साथ अंतिम संस्कार किए जा सकेंगे। देखिए, बेहद अहम और महत्वपूर्ण खबर यह है कि तमाम जो सरकारी और प्राइवेट दफ्तर है वो 100% अधिकारी कर्मचारियों की क्षमता के साथ खुलेंगे। लेकिन प्रमोद, अब महत्वपूर्ण ये भी है कि जनता किस तरह आगे भी सहयोग करती है प्रशासन का। अगर छूट दी जा रही है तो लोगों की सहूलियत को देखते हुए दी जा रही है, लेकिन आगे किस तरह का व्यवहार जनता का रहता है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, कोविड की गाइडलाइंस को लेकर, यह भी देखना होगा। आप बने रहिए हमारे साथ प्रमोद, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनलॉक की प्रक्रिया में आज मध्य प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आज से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बसों का परिवहन शुरू हो गया है, यानी अब इन राज्यों से बसों के जरिए लोग आ जा सकेंगे। हालांकि सरकार ने महाराष्ट्र से आने वालों के लिए यह सुविधा नहीं दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से बस सेवाएं रोक दी थी। अब ऐसे में लोगों को बड़ी राहत फिर से राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। और आपको हम ये जानकारी दे दें कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बसों का परिवहन आज से शुरू हो गया है। प्रमोद, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, जिस तरह से लोगों को दिक्कत हो रही थी, जो यात्री थे उन्हें अगर उत्तर प्रदेश जाना है, राजस्थान जाना है या फिर छत्तीसगढ़ के लिए अगर उन्हें जाना है तो दिक्कतें हो रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए बसों का परिवहन शुरू कर दिया गया है। देखिए, राहत और अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जाना चाहते थे। लंबे समय से जो बस परिवहन सेवा बंद थी वो आज से शुरू हो जाएगी, लेकिन मुश्किल उनके लिए है जो महाराष्ट्र जाना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ी रहेंगी क्योंकि महाराष्ट्र से 22 जून तक बस परिवहन सेवा बंद रहेगी। देखिए, राज्य शासन को ठीक नहीं लगा है और इसी के मद्देनज़र महाराष्ट्र से बस सेवा अभी भी स्थगित जारी रखी गई है 22 जून तक। देखिए, सरकार कोई भी ऐसा कोई ढीला या फिर हम कहें तो लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहती जिससे फिर से मध्य प्रदेश में हालात बिगड़े। और प्रदेश में वो स्थिति भी हमने देखी है जब कोरोना का कहर बरप रहा था, और इन्हीं तमाम प्रयास के चलते मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हुआ है। और हालांकि कोरोना संकट अभी टला नहीं है, इसी मद्देनज़र महाराष्ट्र से परिवहन सेवा बंद रखी गई है। और यदि देखिए, महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और यदि वहां से बस, और इसीलिए सरकार की तरफ से भी ये फैसला लिया गया है कि किसी तरह से अब संक्रमण मध्य प्रदेश के अंदर ना बढ़े, क्योंकि अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि लगातार आंकड़ों में गिरावट दर्ज हो रही है। शुक्रिया आपका प्रमोद, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। देश भर की ऐतिहासिक इमारतें आज से आम लोगों के लिए खुल जाएंगी। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू भी आज से खुलने जा रहा है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि लोगों को कोविड से संबंधित सभी प्रोटोकॉल मानने होंगे। उन्होंने कहा कि फिल्मों की शूटिंग और फोटोग्राफी के संबंध में पिछले साल के नियम ही लागू होंगे। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना महामारी में लगे लॉकडाउन के चलते लंबे वक्त से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू बंद पड़ा था, लेकिन अब पुरातत्व विभाग के आदेश के बाद इसे खोला जा रहा है। आपको बता दें कि मांडू पुरातत्व विभाग के अधीन है और इसकी देखरेख की जाती है। मांडू के खुलने से पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पर्यटन बंद होने से इनके सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई थी। बारिश के मौसम में यहां देश दुनिया से पर्यटक पहुंचते हैं।
जबलपुर हाईकोर्ट ने उस याचिका को निरस्त कर दिया है जिसमें 2021-22 के लिए विद्युत दरों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य नियामक आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। टीकमगढ़ की रहने वाले निर्मल लोहिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अगर नियामक आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो अपीलीय अधिकरण के सामने अपील करें। हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद विद्युत नियामक आयोग साल 2021-22 की टैरिफ याचिका पर फैसला सुनाने के लिए स्वतंत्र हो गया है। साथ ही इस निर्देश से ये भी साफ हो गया है कि प्रदेश में बिजली की दरें जल्द बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर खरीदे गए अनाज के खुले आसमान के नीचे पड़े होने पर हाईकोर्ट गंभीर है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि सरकार सभी जिलों में कलेक्टर से सर्वे कराकर ये पता कराए कि कहां कितना अनाज खुले में पड़ा हुआ है और उसे संरक्षित किया जाए। गुलाब सिंह नाम के शख्स ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। प्रदेश में लाखों टन अनाज खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है जो बारिश के चलते खराब हो रहा है, लेकिन सरकार इस अनाज की चिंता नहीं कर रही है। याचिका में दलील दी गई है कि पिछले 2 महीनों में मध्य प्रदेश सरकार ने 1975 रुपए प्रति क्विंटल की 170 लाख टन गेहूं की खरीदी की, जिसमें से जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में 10 लाख टन अनाज खुले में पड़ा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को प्लास्टिक, तारपिन, शीट या अन्य किसी भी माध्यम से अनाज की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 23 जून को होगी। तो अनाज की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट गंभीर है। कई लाख टन सरकार का खरीदा हुआ अनाज खुले में बाहर रखा है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि बरसात आएगी और उसके बाद वो अनाज जो है वो नष्ट हो जाएगा और सरकार की तरफ से उस खराब अनाज को ऑक्शन करके 2-4 रुपए के सस्ते दामों में डिस्टिलरी वालों को बेच दिया जाएगा। सो कुल मिला के एक तरफ गरीब किसान, उसको तो पैसा अपना मिल रहा है, लेकिन जो भूखा आदमी है उसके हिस्से का अनाज खरीदने के बावजूद नष्ट हो रहा है और इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। डिंडौरी में पुलिस की हिरासत से भागने के दौरान घायल हुए शख्स की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में फिलहाल जांच की जा रही है। घटना विक्रमपुर चौकी क्षेत्र की है। दरअसल डायल 100 को सूचना मिली थी कि मक्के गांव में एक महिला के साथ एक शख्स छेड़छाड़ कर रहा है। सूचना पर पहुंची डायल 100 की टीम आरोपी संतलाल को वाहन में बैठाकर ले जाने लगी। इस दौरान आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। चलते वाहन से छलांग लगा दी, जिससे उसे गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उसने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया। फिलहाल इस घटना की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। साथ ही एसपी ने विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। जब कोतवाली पर मर्ग कायम हुआ है, जिसकी जांच क्योंकि पुलिस कस्टडी में होने के कारण मजिस्ट्रियल जांच और न्यायिक जांच दोनों जांचें होती है, तो उसके माध्यम से ये जांच कराई जा रही है और जो भी तथ्य जांच पे पाए जाएंगे वैसी कार्रवाई इसमें की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी संपत्तियों को बेचने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल सरकार ने सितंबर 2020 में नियमों में संशोधन कर सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला लिया। खबरों के मुताबिक प्रदेश के 20 जिलों में 32 संपत्तियां बेचने के लिए टेंडर भी मंगवाए जा चुके हैं और कुछ को बेचा भी जा चुका है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा गया है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया गया है। अगर प्रदेश की आर्थिक हालत सुधरनी है तो संपत्तियों को किराए पर, लीज पर या फिर पीपीपी मोड पर दिया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस देकर सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। बहुत से सरकारी भवन जो है किराए की बिल्डिंगों में चल रहे हैं और लाखों रुपए सरकार के द्वारा किराया दिया जा रहा है। इन बिल्डिंगों, दूसरे विभाग की बिल्डिंगों को बेचने की बजाय सरकार अपने कार्यालय उन्हीं बिल्डिंगों में खोल देता है या लीज पे दे देता है, तो उससे ज़्यादा आय होगी और प्रॉपर्टी भी बनी रहेगी। दूसरी याचिका भी आज सुनवाई हुई। माननीय न्यायालय ने एडवोकेट जनरल महोदय से को निर्देश दिए हैं कि 4 सप्ताह के अंदर इसमें जवाब प्रस्तुत करें।
कोरोना का ग्राफ कम होने के बाद अब सीएम शिवराज सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। गुरुवार से सीएम शिवराज सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सस्ती बिजली के लिए 14,000 करोड़ की सब्सिडी के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सरकार 32 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि देगी। धान से जुड़े उद्योगों के लिए और एथेनॉल प्लांट के लिए भी पॉलिसी लाई जाएगी। शिवराज सरकार हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। सीहोर में हुई शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में सरकार की इस मेगा प्लान की कार्य योजना बनाने को लेकर चर्चा हुई है। शिवराज सरकार निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने का काम करेगी, ताकि हर महीने एमपी के 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल सके। कोरोना संक्रमण पर काबू पा लेने के बाद सरकार का पूरा ध्यान रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा का कहना है कि सरकार ने 1 लाख रोजगार हर महीने का जो टारगेट रखा है, उसके लिए कई विभाग काम कर रहे हैं। आने वाले 4 से 5 महीने में कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। डेयरी से क्या हो सकता है, कोऑपरेटिव से क्या हो सकता है, फॉरेस्ट में वन उपार्जन, वनौषधियों के उपार्जन से क्या हो सकता है, अन्य एमएसएमई से क्या हो सकता है, आईटी से क्या हो सकता है। इन सब का जब टोटल किया, क्योंकि सरकारी नौकरियां तो बहुत सीमित नौकरियां होने के बाद भी ये मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे अपना चैलेंज माना है। रोजगार को मानते हुए उन सब नौजवानों को नया कमी, उनने शिक्षा में क्या परिवर्तन किया जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए, आईटीआई में क्या किया जाए कि वहाँ से जो भी बच्चा निकले 100% प्लेसमेंट हो, इंडस्ट्री और टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बीच में कैसे संबंध बने। क्योंकि अभी एक और विषय आया था चर्चा में, हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के युवाओं का उज्जवल भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। चाहे वो 400 एमएसएमई की यूनिट लगाए जाने का मामला हो, चाहे वो जमीन पर स्वसहायता समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकल्प उत्पादन करने का मामला हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों में भर्ती तेज गति से चलाने का मामला हो, चाहे वो विभिन्न अनुदान आधारित ऋण योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का मामला हो, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो अलग अलग आयामों को छूते हुए बड़ी तादाद में रोजगार का सृजन करेंगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बढ़ाएंगी। नौकरियां खाली पड़ी हैं, उन्हें क्यों नहीं भर रहे हैं? रोजगार के अवसर क्या होते हैं? लोगों को जो है चाट का ठेला लगवा दोगे, रोजगार पैदा कर दिया है इंजीनियर लड़के को। ये कह रही है सरकार। ये सरकार जो है केवल आंखों में धूल झोंक रही है। सरकार को बोलना चाहिए ये जो 30,000 पद खाली पड़े हैं कब भरेंगे? 2,000 पद चिकित्सकों के खाली हैं कब भरेंगे? जिन लोगों का चयन हो चुका है, जो चयनित हैं लोग, उनको नौकरी कब दोगे? ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब आपको आज की पॉजिटिव खबर बताते हैं। आगर मालवा में महावीर सेवा समिति निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों और सड़कों पर घूमने वाले पशुओं की सेवा में जुटी हुई है। 6 साल पहले आगर नगर में कुछ युवाओं ने प्याऊ लगाकर इसकी शुरुआत की थी। बाद में धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। महावीर सेवा समिति के सदस्य 300 से 500 निराश्रितों को घर घर जाकर खाना पहुंचाते हैं। कोरोना काल में भी जरूरतमंदों तक राशन, खाना और दवाइयां उपलब्ध कराई। इसके अलावा सड़कों पर घूमने वाली गाय और कुत्ते को भी 5 साल से लगातार हर दिन रोटियां खिलाते हैं। बंदरों को चना, मछलियों और चिड़िया को दाना डालते हैं। हर अमावस्या को गौशाला जाकर रोटी, हरी घास, गुड़ और दलिया खिलाया जाता है। इसके लिए रसोइया भी रखा गया है जो हर दिन खाना तैयार करता है। इस काम में समिति के सदस्यों के साथ उनके परिवार वाले भी मदद करते हैं। इस समिति में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। सभी सदस्य बराबरी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं और उसी से लगातार सेवा भाव में जुटे हुए हैं। अपने इस काम के लिए समिति किसी भी तरह का दिखावा नहीं करती है और न ही अपने काम का प्रचार प्रसार करती है।
महावीर सेवा समिति एक संस्था है और एक ऐसी संस्था है जिसमें हर धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। बैठे बैठे से विचार आया कि इस गरीब गाय या ऐसे गरीब दुखी लोग हैं जिनका कोई नहीं होता है, क्यों ना अपन एक सेवा का एक लक्ष्य लेकर चलें। इस तरह बैठे बैठे की संस्था गठित हुई। महावीर सेवा समिति के नाम से आगर में एक संस्था है जो मानव सेवा एवं मूक पक्षियों, पक्षी, सभी प्रकार के चौपहिए जानवरों सभी की सेवा में प्रतिदिन लगे रहते हैं इसके सदस्य। सबके सहयोग और महावीर सेवा समिति के पूर्ण सहयोग से आज इस स्तर पर हम पहुँच चुके हैं कि पूरे आगर नगर की गायों को जाकर हाथ से बनी हुई गेहूं की रोटी हम खिलाते हैं, चारा इत्यादि डालते हैं और जितनी सेवा बन सकती है गौ माता के लिए सारे समिति के सदस्य करते हैं। अब आपको खंडवा से आई एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो बताती है कि ईमानदारी आज भी कायम है। दरअसल खालवा से जिला मुख्यालय खरीदारी करने आए दंपति का रुपयों से भरा बैग चाय की दुकान पर ही रखा रह गया। जब उनको इस बात का एहसास हुआ तो वो आनन फानन में उस चाय की दुकान पर पहुंचे जहां उनका रुपयों से भरा बैग सही सलामत मिला। दरअसल चाय की दुकान के पास सब्जी बेचने वाली महिला ने बैग संभाल कर रख लिया था और दंपति के वापस पहुंचने पर उसको लौटा दिया। बैग में 35,000 रुपए और मोबाइल फोन रखे हुए थे। बैग वापस पाकर दंपति ने महिला को इनाम देने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इंसानियत का फर्ज बताते हुए लेने से मना कर दिया। खरीदारी करी, उन पैसा वहाँ देखा नहीं मिला तो फिर यहाँ पूछताछ करने लगे। मन को बहन रोवो मत, ये बैग यहाँ से तुम्हारा हो तो तुम ले जाओ। हमने ओखा देखे भी नहीं, खोली ना कि कितना पैसा है। भैया मख 100 रुपया देता था। मन बोलियो कि नहीं भैया हमका नहीं होना, हमका मेहनत को होना, तुम्हारी दौलत हमका नहीं होना, हमका माला मन नहीं रहे क्यों काम काई छे। बुढ़िया ने बता दिया मेरे पास पैसे नहीं है। फिर हम वहाँ आए, बाहर ढूंढने लगे, 1 घंटा ढूंढा करा। माताराम को पूछा, सब्जी वाली माताराम को, बोले कहाँ है तो बोले बैग रखा, हमने जैसे जैसे दे दिए, जैसा बैग था जितने पैसे थे उन्हें वापस दे दिए। उन्हें देखा भी नहीं बैग क्या था क्या नहीं, उसमें वापस दे दिए। उन 35,000 रुपये थे। कहाँ कार्यक्रम है गंगा पूजन आई 20 तारीख को, तो उसके लिए हम गंगा पूजन के लिए रकम के लिए आए थे कि थोड़ी बहुत रकम के लिए। हम खरीदारी करने आए थे, रकम लेने आए थे, रकम भी ले ली और पसंद भी कर ली, लेकिन जब पर्स ढूंढा उसमें तो नहीं मिला। फिर इधर हम आए बाहर, सब माता राम से पूछताछ की तो माता राम के पास मिला पर्स। माता राम का धन्यवाद।